क्या है, कैसे है, आप तक पहुंचती कैसे है? क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। यह सर पूछे जाते हैं हमसे। पूछे जाते हैं। एल्बिडो नाम सुना है? कितने एल्बिडो इम्पैक्ट का नाम सुना है? हाँ एल्बिडो प्रभाव या ऊष्मा वितरण प्रभाव सुना है? ऊष्मा वितरण, यस ऊष्मा वितरण। मान लीजिए कि सूर्य सूर्य का सूर्य के जो ये प्रकाश, ये ऊष्मा है ना। सपोज डेट मान लीजिए कि 100 मेगावाट है। 100 किलो कैलोरी होता है, मेगावाट कहाँ, मेगावाट तो बिजली हो जाएगा। 100 किलो कैलोरी है। अब 100 यूनिट मैंने माना, है ना। अब ये 100 यूनिट के 100 यूनिट अगर पृथ्वी पे आ जाएगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? आपका गोला, है ना। आपका गोला हो जाएगा। जी क्योंकि आपने देखा होगा सूर्य का ताप कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। चलिए, और उतना अगर सबके सब आ गया तो हम कुछ लोग नहीं रहेगा, मक्के की लावा की तरफ हो जाएगी। चलिए, कल है कि हमने आपको बोला था कि क्षोभ मंडल क्या करती है। क्षोभ मंडल में जो धूल कण जो होते हैं, है ना, जो जलवाष्प होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, ये चल नहीं रहा है। ये जो है एक कवच के रूप में, ये हमारी, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, दिख रही है, ये कवच के रूप में जो है, ये कवच के रूप में सूर्य ताप को क्या करती है, ऊपर में फिल्टर कर देती है। उस वायुमंडल से ऊपर जो है ये ओजोन परत है। क्या है? ओजोन परत। दूसरा जो लेयर बनता है, किसका बनता है? वायुमंडल का। 2 लेयर हो गया। तीसरा लेयर जो है आपका, तीसरा जो स्तर जो है आपका पृथ्वी है ना। अब सूर्य, जब सूर्य की किरणें जो है कि यहाँ पे अंतरिक्ष में आता है, तो अंतरिक्ष में आने के बाद जो है समताप मंडल के ऊपर जो आपका ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल उसको क्या करती है, फिल्टर कर देती है ना, फिल्टर कर देती है। तो कुछ जो हिस्सा जो है यहाँ पे इसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा। उसके बाद जो है कि हम लोग कहाँ, उसके बाद जब वहां से है कि ये ओजोन मंडल से कुछ सूर्य की किरणें आती है जो बची हुई होती है, वो यहाँ द्वारा ऑब्जर्व हो जाती है। कहाँ के द्वारा? वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल में आपका क्या है, धूलकण गैसें हैं, जलवाष्प है, यही है ना। तो यहाँ यहाँ भी है कि इसके द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो है कुछ किरणें जो है कि पृथ्वी पे पड़ती है। पृथ्वी जो है कि ये जो जब पड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि सारी किरणें जो है कि पृथ्वी पे रह जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पृथ्वी ऑब्जर्व करती है? कुछ किरणें अब्जॉर्ब जो भी, है पृथ्वी, परिवर्तित भी करती है, अब्जॉर्ब भी होती है। हाँ, कुछ किरणें जो है कि पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, और कुछ किरणें को, कुछ को ये रिफ्लेक्ट कर देती है पृथ्वी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थोड़ा स्थायी रूप से समझते हैं कि एल्बिडो, इम्पैक्ट और हीट बजट, है ना। हीट बजट, उसमें बजट पद्धति है ना। हीट बजट, आप लोग शायद हीट बजट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे मुझे नहीं पता है ना। नाम सुना है ना हीट बजट का, उष्मा बजट का? सुना है? कितने लोग ने सुना है? अच्छा, एक बच्चे ने सुना है। चलो, तो
यहाँ पर से होता क्या है, जो पृथ्वी से जो ये आपका यहाँ से जो किरणें आती है सूर्य से, सूर्य से जो किरणें आती है वो किस रूप में आती है, किस रूप में? लघु तरंग के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में। पृथ्वी से जो किरणें ये रिफ्लेक्ट होती है वो कैसा होता है, लॉन्ग वेव के रूप में, यानी कि दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक है, दीर्घ तरंग के रूप में। क्लियर है, सबको क्लियर है ना? मैंने अभी तक दो बातें कही है ना। पहली बात ये कहा कि जो सूर्य से जो है कि आपको ऊष्मा मिलता है वो किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव किस रूप में? लघु तरंग के रूप में। शॉर्ट वेव। तरंग। पृथ्वी जो रिफ्लेक्ट करती है वो किस रूप में करती है, लॉन्ग लॉन्ग वेव वेव से। है ना। लॉन्ग वेव के रूप में जो है दीर्घ आपको तरंग। ये रिफ्लेक्ट करती है। चलो, दो बातें, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये पृथ्वी जो है किस तरंग को रिलीज करती है ना, तो वो लॉन्ग वेव को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे और किस तरह से जो है सूर्य का जो है हमें ये रोशनी प्राप्त होता है। जो आपको सूर्य की रोशनी जो आपको प्राप्त होता है ना, यहाँ पे कहाँ पे, बाहरी वायुमंडल पे, है ना। वो जो है कि आपको प्रति मिनट जो है 1.94 कैलोरी ऊष्मा जो है आपको बाहरी बाहरी वायुमंडल को क्या होता है वो मिलती है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आप किससे बोले? देखेंगे कि हाँ बताइए, 1.94 कैलोरी, ठीक है, प्रति मिनट जो है आपको प्राप्त होती है। किस कहाँ प्राप्त होती है? कैलोरी सेंटीमीटर। बाय कैलोरी, कैलोरी होता है ना, हीट कैलोरी में मापी जाती है ना, कैलोरी में मापी जाती है। चलिए, उसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि जो धरातल पर जो आता है ना, तो धरातल पर जो आता है ना, ये विषुवत रेखा पे है ना, विषुवत रेखा पे आपने देखा था क्या पड़ती है सूर्य की किरणें, क्या पड़ती है, लंबवत। तो विषुवत रेखा पर जो है कि सूर्य के जो है कि ताप प्राप्त होता है वो है आपको उष्ण कटिबंध पर 320 वाट प्रति घंटा, है ना, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, 320 वाट, है ना, वाट प्रति वर्ग मीटर, है ना। केवल समझा रहा हूँ, चीजें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझ लेना है ना, और कि कैसे कैसे उसमें बजट काम करता है ना, उसकी बात करते हैं। चलिए, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में है। ध्रुव पे जो है इसकी स्थिति क्या होती है, जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ध्रुव पे जो है ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो लगभग जो है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, 70 वाट ध्रुवों पर। मिटाऊं इसको, मैं खींचते जाता हूँ तो आप लोग भी अपनी कॉपी पे खींचते हैं, नहीं खींचते? कर रहे हैं। क्लियर चलते ही नहीं पता। 1 मिनट, चलेगा चलेगा चलेगा। अब चला पता, जो ध्रुव है ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना, साउथ। यहाँ पे कितना एनर्जी प्राप्त होता है, 70, कितना, 70 वाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं,
तो ये जो है नॉर्थ और साउथ पे पड़ती है। विषुवत रेखा पे कितना बताया था अभी? 320। ठीक है। ध्रुवों पे बताया था आपको 70। क्लियर है? ये क्लियर है? अब चलिए, सबसे अधिक अब दोनों आपसे साउथ और पूछा नॉर्थ जाए कि को सबसे अधिक, 70। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सूर्य ताप कहाँ पे पड़ती है तो कहाँ पे बताएंगे? इक्वेटर पर। इक्वेटर। इक्वेटर पे बताएंगे, है ना? इक्वेटर पे बताएंगे। ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो? बोल रहे हाँ, पोल पे पोल पे। ध्रुवों साउथ और नॉर्थ दोनों ध्रुव को 70 वाट। कम पाया जाता है। चलिए, इतना तो आपको क्लियर, क्लियर है ना? अब देखिए, हमारी पृथ्वी के अपने अर्थ पे कितना पे झुका हुआ है? 66.5। 23.5 डिग्री। किसने बोला 23.5 डिग्री? हाँ, सर सर 23.5 डिग्री ही नहीं सर झुकी हुई है अपने अक्षर पृथ्वी। 23.5 डिग्री परिक्रमण अपने कितने पे करती है? हाँ वो। हाँ, ये याद आया। सॉरी सर, सॉरी सर। छोटे छोटे चीजों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। अब 66.5 डिग्री पे जो है, ये क्या करती है? ये झुका हुआ है ना? और ये जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है अपने तल पे, करती है ना? क्लियर है? सबको क्लियर है चीजें? मुकुल, अब इसको चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सूर्य का ताप है ना, इसी पे डिपेंड करेगा कि आप उसके आज पे कितना है। आपने देखा है, ये सही में नहीं चल रहा है, तो बार बार यही पकड़ा रहा है। एक मिनट, इसमें इंक डाल दीजिए। वही कर दे रहा हूँ। कोई खुल ही नहीं रहा। एक मिनट में इंक डाल देता चलिए। अब ये देखिए, पृथ्वी जो है कि अपने आज पे जो है कि कितना झुकी है? 66.5 डिग्री। अब 66.5 डिग्री है। अगर अगर ये सीधे झुकी होती है ना, अगर अगर है कि ये 90 डिग्री पे झुकी होती, तो और माशाल्लाह हो गया। डालने के बाद और नहीं चल रहा है। वेट, और भी है।
अगर पृथ्वी 90 डिग्री झुकी होती है तो क्या पोजीशन होता? जितना हमें ऊष्मा मिल रहा है ना, क्या उसके बराबर मिलता या उससे कम? क्या होता? बराबर नहीं मिलता सर। हाँ, बराबर नहीं मिलता सर। क्या क्या बोल रहे हैं अमन? बराबर नहीं मिलता सर। जितना भी मिल रहा है उतना हमें नहीं मिलता, उससे कम मिलता? नहीं। कम मिलता है। हाँ। नॉर्थ पोल साउथ या पोल पे ज्यादा ज्यादा मिलता? हो जाता ना सर। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे ज्यादा हो जाता उसमें। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा हो जाता, हमें कम मिलता। यही कह रहे हैं, 90 डिग्री हो जाए तो डायरेक्ट यही कह इधर रहे हैं ना? मिलेगा। ठीक है। क्या? 90 डिग्री पे तो सीधा हाँ डायरेक्ट तो ऊष्मा मिलने लगा। क्या सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट मिलने लगता? सीधी एकदम मिलने लगेगा ऊष्मा। सीधे उसमें मिलने तेज होगा लगेगा? ना वो तो अधिक हो जाएगा ऊष्मा। अच्छा, 90 डिग्री अगर होता तो सूरज कहाँ दिखेगा हमें? हाँ, सूरज कहाँ दिखेगा? चलिए 180 डिग्री रख देते हैं, 180 डिग्री पे ला देते हैं। अब क्या कंडीशन होता? जो 0 डिग्री पे कंडीशन होगा वो 180 डिग्री पे कंडीशन होगा। सूरज के सीध में आ जाएगा सर। सूरज का सीध में पृथ्वी आ जाएगा? बिल्कुल सीध में आ जाएगा ना 180 डिग्री पे। जो विषुवत रेखा पे वो एनर्जी प्राप्त होती है वो हम्म सभी जगह प्राप्त रोज होना शुरू हो ग्रहण जाता है, लगता है। हम्म और रोज ग्रहण लग जाते नहीं? यस सर। तो स्थिति क्या हो जाती, गंभीर हो जाती? और उसमें भी ज्वार भाटा आने लगेगा। अच्छा, उसमें भी ज्वार भाटा आने लगेगा? फिर अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी हो जाता सर, जो फिर रहने लायक अन- नहीं होता। रहने लायक नहीं होता। नहीं होता। 66 डिग्री जो अपने तल से झुकी है, इसी कारण हमारे पास वायुमंडल भी है ना, रहने लायक भी और है। रहने लायक स्थिति भी है ना, और हम लोग सरवाइव भी कर रहे हैं ना? ठीक सर है। एक बार रिपीट कर देंगे, अभी नेटवर्क चला गया था मेरा। अन्य ग्रहों का जो है कि आपने कक्षा तल जो देखा है ना, वो जो है कि अलग अलग स्थिति में है। अन्य ग्रहों की कक्षा तल है कि अलग अलग स्थिति में, पृथ्वी यस सर। जैसी स्थिति किसी भी ग्रह की नहीं है क्या? नहीं है। कहीं पे आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं तो कहीं मीथेन के बादल पाए जाते हैं, यही देखा है। कहीं पे बलय देखा हुआ है ना, यही देखा है ना? चलो ठीक है। यस। ठीक है। अगर पृथ्वी जैसा तो फिर जीवन की संभावना होने लगता दूसरे जगह ग्रह पर भी। फिर सुशील कहाँ मिलते हैं? दूसरे हाँ, ग्रह पर मिल सेटेलाइट से पढ़ते हैं। वो दूसरे ग्रह पे मिलते हैं सुशील, है ना सुशील? यस सर। हाँ। तो अब जो है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सूर्य ताप जो आके हमें मिलता है ना, हम तक कैसे आता है? कैसे आता है? क्या ये कंडक्शन के मेथड से आता है, या फिर रेडिएशन से आता है, या फिर है कि हमें ये क्या कहते हैं, कन्वेक्शन से आता है, यानी कि चालन, विकिरण या संवहन, कैसे हमें प्राप्त होता है? विकिरण से। विकिरण से, रेडिएशन से सर। रेडिएशन से। हाँ, बताइए अमन, बता रहे हैं कुछ। हाँ सर, विकिरण से ही आता केवल ये हीट बजट थोड़ा सा समझ लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे अमन? है। सर विकिरण ही बोल रहे थे। विकिरण बोल, चलिए। तो है कि कुछ नोट कर लीजिए। लिख लीजिए, सूर्य ताप या सूर्य से, लिख लीजिए सूर्य ताप से या सूर्य से वायुमंडल को प्रत्यक्ष ताप बहुत कम मात्रा में मिलती है, कम मात्रा में मिलती है। इसलिए वायुमंडल वायुमंडल के ताप परिवर्तन
ताप परिवर्तन में इसका महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। सूर्य से वायुमंडल को प्रत्यक्ष ताप कम मिलता है, कम मिलता है, इसलिए सूर्य के ताप में परिवर्तन में इसका महत्व बढ़ जाता है। अब चलिए, हम लोग जो हमें जो तापमान मिलता है ना, तापमान किस रूप में मिलता है? तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। और तापमान जो है, एक तो सूर्य के ताप के रूप में डायरेक्ट जो है वायुमंडल को मिलता है ना। हमारे तक वायुमंडल से डायरेक्ट आता नहीं है सूर्य की जो ऊष्मा है, वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे तक आने में सूर्य ताप के जो है कि आपने देखा होगा, फिजिक्स अगर पढ़ा होगा तो चालन, संवहन और विकिरण, तीन माध्यम देखा है आपने तो हीट को चलने का। हीट यही तीन माध्यम में चलती है, क्या और कोई माध्यम है? नहीं, तीन ही। यही तीन माध्यम है जो आपने फिजिक्स पढ़ा है। ये थोड़ी सी फिजिक्स वाली चीजें हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए चालन, चालन। तो चालन में क्या होता है? आप ये घर में अगर कलछुल पकड़ते हैं, है ना, तो कलछुल का एक भाग से सब्जी जो है, एक भाग से सब्जी क्या होती है? चलाते हैं, और वो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो पूरा हीट हो जाता है, हो जाता ही नहीं होता है? जी सर। पूरा दूसरा छोर भी हीट होता है, हाथ जल जाती है आपकी? नहीं जलती है। या मान लीजिए कि ये रॉड है, ये रॉड है। अब ये रॉड है तो एक भाग को हम गर्म कर देते हैं, गर्म कर दिया तो जब हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये दो सारे का जो ये एनर्जी है, ये ऊष्मा है, एक ही ठंडा है ना। रॉड पूरी तरह से ठंडा होता है। जैसे ही आप एक सिरे को जो है गर्म करना शुरू करते हैं, थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट आप आग पे रखे रहते हैं, तो क्या महसूस होता है? एक सिरा गर्म किए तो ये दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। तो दूसरा सिरा गर्म हो गया तो क्यों गर्म हो गया? चालन के कारण, विकिरण के कारण, किसके कारण? चालन, संवहन, विकिरण किसके कारण हुआ? चालन के कारण। चालन के कारण क्या हुआ कि जो ये रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक जगह ऊष्मा का क्या किया? ट्रांसफर किया। इसके एक जो है कण दूसरे कण को गर्म किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, और इस तरह से ये रॉड जो है गर्म महसूस होने लगा, सारे जो है गर्म हो गए ना। तो ये प्रक्रिया जो है, ये मेथड जो है, ये क्या कहलाया? चालन कहलाया। क्लियर है? नहीं है? नहीं है? चलिए, क्लियर है। लिख लीजिए। है सर, क्लियर है। लिख लीजिए इसमें चालन में अणु के कण एक दूसरे को गर्म करती है, एक दूसरे को गर्म करती है, गर्म करती है, गर्म करती है, एक दूसरे को गर्म करती है, और इस तरह से ऊष्मा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जी सर। स्थानांतरण। ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। लिख लीजिए, इसे चालन कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख लीजिए, लोहे के रड को गर्म करने पर, लोहे के रॉड के एक छोर को गर्म करने पर दूसरा छोर भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अच्छा, ये गर्म जो है, जो छोर आग पे जो है कि आपने आग के संपर्क में रखा है, और जो एक छोर पकड़े हुए हैं और दूसरा छोर है आग के संपर्क में है,
तो क्या आपको ये लगता है कि दूसरा छोर भी उतना ही गर्म होगा जितना वाला आग वाला आग के संपर्क में? नहीं, कम कम होगा सर, नहीं कम होगा। कम कम ट्रांसफर होके आएगा ना। हाँ कम होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब यही अब अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की बात करें तो हमारा ओजोन परत जो है वो क्या करती है, सबसे ज्यादा वहां पे ऑब्जर्व होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले और भी चीजें कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक इसी प्रक्रिया के तहत वायुमंडल ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में भी होता है, ठीक यही प्रक्रिया वायुमंडल में भी होता है। ठीक है, वायुमंडल में होता है जब धरातल का ताप घटने लगता है, तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी घटने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। क्या सर धरातल का ताप घटने लगता है तो धरातलीय ताप? लिख लीजिए, जब धरातल का ताप घटने लगता है तो धरातलीय वायुमंडल का ताप भी घटने लगेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचालन। अभी आपको समझाया कि अगर एक छोर को गर्म करते हैं तो दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और अगर एक छोर को ठंडा करेंगे तो वो धीरे धीरे वही प्रक्रिया होगी और दूसरा छोर भी क्या होगा? ठंडा होगा ना। तो यही वाली प्रक्रिया। ठीक है, आगे चलिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब इसमें देखिए, दिन में सूर्य ताप और रात में सूर्य ताप। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे जैसे जैसे दिन ऊपर जाता है ना, सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती है दोपहर तक। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगता है, सूर्य ताप की मात्रा घटती है, कमती है। क्लियर है? ये तो सार्वजनिक जीवन में ये अनुभव करते हैं। नहीं अगर अनुभव होता है तो आज ही धूप में खड़ा होकर देख लीजिए, है ना। मॉर्निंग में सुशील को खड़ा कर दिया जाए, दोपहर में पूछा जाएगा इनसे, क्या सुशील? चलिए, हमें तो ये एहसास है, हमें जरूरत नहीं खड़े होने की। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए, विकिरण लिख लेते हैं। विकिरण, है ना, विकिरण लिख लीजिए। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में क्या होता है? बिना किसी माध्यम के पानी रखा है कभी? पानी कभी रखा है? हाँ, पानी रख दीजिए धूप में। जी, धूप में पानी रखते हैं तो स्टार्टिंग में पानी क्या होता है? लेवल सबका क्या होता है? ठंडा होता है ना। जी सर। फिर थोड़ा देर में खास तौर पे गर्मियों में तो की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि दिसंबर में रख देंगे तो पानी में इससे वाष्प नहीं निकलेगा और निकलेगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। गर्मियों की बात कर रहा हूँ। गर्मियों में है कि आप रख दीजिए पानी को, थोड़ा देर बाद आप देखेंगे क्या 12 बजे या 12 बजे 1 बजे रखेंगे, 2 बजे जो है कि हाई हीट जो है सूर्य का आपको प्राप्त होता है, पता है ना आपको। सर्वाधिक जो है कि ताप जो है हमें कब प्राप्त होती है? 2 बजे, 12 से 2 बजे। और सबसे कम ताप प्राप्त होती है कब? सुबह में, मॉर्निंग में। कितना बजे? जब सूर्य भगवान निकलते हैं 4 बजे। 3 से 4 के बीच में। तो ठीक है। तो ये 4 बजे के आसपास जो है हमें सबसे कम ताप होता है ना पृथ्वी का। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या लिख रहे थे हम लोग? रेडिएशन। विकिरण लिख रहे थे, ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडिएशन। विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं, ठीक है, विकिरण कहते हैं। अब इसमें देखिए, आपका वायुमंडल है ये वायुमंडल है आपका। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं सूर्य का ताप पृथ्वी पर आना। ये वायुमंडल है आपका। और वायुमंडल से जो है कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है? सूर्यताप प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? सूर्यताप आपको वायुमंडल से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, सूर्यताप प्राप्त होता है तो कहां पे आता है? ये सीधे सीधे कहाँ आता है? पृथ्वी पर होती है, और यहां से आता है शॉर्ट वेव के रूप में, लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में। और ये क्या करती है? शोषण कर लेती है किसका? ऊष्मा का। और ये रिलीज करती है किसके रूप में? पृथ्वी रिलीज करती है किसके रूप में? लॉन्ग वेव सर। लॉन्ग वेव। कंबल देखा है? ओढ़ते हैं ठंडे में, मौसम दोनों की तरफ बराबर रहता है, लेकिन होता क्या है, वायु का संपर्क जो है कंबल काट देता है ना, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से जो है वायु का संपर्क काट देता है। और हमारी बॉडी क्या करती है? कंबल को हीट कर देती है। बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है या नहीं आ रही है? आपके कंबल के अंदर का तापमान और बाहर के तापमान में अंतर होता है नहीं होता है? होता है सर। अंतर होता है। और इसी वजह से आपको गर्मी भी महसूस होती है ना? हम लोग कंबल क्यों ओढ़ते हैं? ठंड से बचने के लिए। जी। आपने ये महसूस किया कि कंबल में जाते ही आपको ये क्या कहते हैं, ये गर्मी महसूस होती है कि या थोड़ा देर बाद महसूस होती है? थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब तक के है कि कंबल के अंदर का एटमॉस्फेयर जो है बॉडी के एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होता, तब तक आपको ठंड लगेगी। जैसे ही है कि कंबल में जो है आपका बॉडी जो है क्या करती है, हीट को रिलीज करती है, तो वो कंबल के अंदर के एटमॉस्फेयर को वो क्या करती है? गर्म कर देती है। और बाहर कंबल क्या करता है कि वो हीट को बाहर रिलीज होने नहीं देता है। इससे क्या होता है, कंबल के अंदर का एटमॉस्फेयर आपके बॉडी के एटमॉस्फेयर से मैच करती है, जिसके कारण वो जो है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। कुछ ऐसे ही होता है। क्लियर है? तो वायुमंडल भी हमारा कुछ ऐसा ही है ना? जस्ट लाइक कंबल है ना? पृथ्वी ये जो है कि बाहरी संपर्क जो है काट देती है सीधे सीधे, है ना? बाहरी संपर्क काट देती है। ये जो है कि बाह्य अंतरिक्ष में से संपर्क हमारा होता ही नहीं है। आपने जब है कि देखा होगा वायुमंडल का, नए बच्चे भी जो हैं उनको भी कि सारे वीडियोज उपलब्ध है, अप टू डेट वीडियो उपलब्ध है, ओके, क्लास का। तो उसको है कि साइड से आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे और उसको क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। ठीक है अंजलि? ठीक है बच्चे? तो
यहाँ पे है कि आपने देखा कि जैसे जैसे है कि समतापमंडल में जाते हैं तो यहाँ तापमान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयन मंडल में जाते हैं तापमान पहले बढ़ती है, उसके बाद एकाएक घटती है। घटना शुरू है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपने देखा है अन्य ग्रहों पे क्या देखा है, वायुमंडल नहीं है, तो तापांतर क्या होता है, दिन और रात के ताप में अंतर होता है ना। अंतर। आपने आपने ये देखा है बुध ग्रह पे जो है दिन और रात के तापांतर में कितने 400 डिग्री का अंतर होता है ना। 470 डिग्री के आसपास वहाँ कि दिन का तापमान होता है और रात में माइनस में चला जाता है ना, माइनस में तापमान चला जाता है। अगर हमारा पास वायुमंडल नहीं होता है ना, तो क्या होता, हमारे पास भी स्थिति वैसे ही हो जाती है ना। अभी तापांतर जो है आप कितने डिग्री का देखते हैं, 10 से 12 डिग्री का या 15 डिग्री, 10 15 20 है ना। 10 से 12 डिग्री या 15 डिग्री मैक्सिमम यही तापांतर देखते हैं। दिन और रात में तापमान का अंतर यही होता है, इससे ज्यादा होता है नहीं होता है। नहीं, औसत 15 डिग्री सेल्सियस। वही बोल रहा हूँ कि 10 से 15 डिग्री के आसपास जो है कि आपका दिन और रात में अंतर होता है। चलिए ये चीजें समझ में आ रही है, आगे देख लेते हैं। लिख लीजिए इसको, विकिरण को लिख लीजिए। यहाँ पे विकिरण के द्वारा क्या होता है कि लिख लीजिए, जब सूर्य ताप पृथ्वी को प्राप्त होती है, लिख लीजिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म करती है, गर्म करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सर रिपीट करिएगा, जब सूर्य ताप पृथ्वी से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी एवं वायुमंडल गर्म होती है ना। सूर्य ताप से गर्म होती है ना, लिख लीजिए, गर्म होती है। अब देखिए पृथ्वी से मान लीजिए कि सूर्य ताप है, तो कुछ तो आपको पहले बताया था कि ये क्या करती है, ये ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जो है कि पृथ्वी पे ये जो है अब वायुमंडल में आती है, वायुमंडल पहले ओजोन ऑब्जर्व करती है, ओजोन। दूसरा जो है आपका वायुमंडल आप शोषित करती है। तीसरा जो है पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी पे पड़ती है, तो पृथ्वी जो है कि क्या करती है, इसको अवशोषण कर लेती है। अब यह पृथ्वी जो है कि क्या करती है, दिन में अवशोषण करती है, रात में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, या फिर दोनों टाइम रिफ्लेक्ट करती है। दोनों नहीं, रात में ही रिफ्लेक्ट करती है, दिन में तो अवशोषण करती है। दिन में अवशोषण करती है, रात में रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट दिन में भी होगा ना सर? दिन में भी होगा। तो ये अवशोषण जो है ना, अब पृथ्वी देखिए सारे के सारे एनर्जी जो है ये हीट जो है पृथ्वी क्या करेगी, वायुमंडल में रिलीज करेगी। अब वायुमंडल क्या करेगा, गैसों को बाहर जाने देगा या नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। अगर सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी सर, पृथ्वी तापांतर बढ़ जाएगा। तापांतर बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि सूर्य ताप की बात करते हैं तो पृथ्वी पे जो है कि 35% एनर्जी जो है, हीट जो है ये आती है, और 65% जो है ओजोन मंडल से टकरा कर क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अंतरिक्ष में चला जाता है। क्लियर है। अब इस 35% अभी ऊष्मा बजट पे हम आएंगे, अभी केवल है कि आपको चालन विकिरण और संवहन समझाने की कोशिश कर। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लिख लीजिए, पृथ्वी द्वारा प्रवेश सौर विकिरण जो
जो लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पे आती है तो लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है, लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह को ये गर्म करती है, पृथ्वी की सतह को ये क्या करती है, गर्म करती है, गर्म करती है, पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। अब जो है कि देखिए पृथ्वी तब तक गर्म होगा, है ना, जब तक के वातावरण और पृथ्वी की तापमान दोनों एक ना हो जाए। ये क्या करेगा, हीट ऑब्जर्वर का काम करेगा, हीट ऑब्जर्व करता है, ये तब तक गर्म होती है, लिख लीजिए। पृथ्वी गर्म होने के बाद अब गर्म होता है तो क्या होता है, एक हीट का स्रोत बन जाता है। गर्म होने के बाद स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है, विकिरण पिंड बन जाती है, विकिरण पिंड बन जाती है, और वायुमंडल में अब यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। कौन सा, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंगे, लिख लीजिए। फिर क्या लिखा आपने, वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। क्लियर है, ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। और ये क्या करता है, ये जो लॉन्ग वेव है ये वायुमंडल को गर्म करेगा, ये जो है वायुमंडल को गर्म करेगा, वायुमंडल को गर्म करेगा, वायुमंडल को गर्म करेगा। ये दीर्घ तरंगे वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पृथ्वी जो है, पृथ्वी उत्सर्जित करती है लॉन्ग तरंगे, शॉर्ट तरंगे, ये पोजिट्रॉन तरंगे, न्यूट्रॉन तरंगे, है ना, इस तरह के। तो आप पृथ्वी जो है हमेशा क्या करती है, दीर्घ तरंग को, और सूर्य जो है ये शॉर्ट तरंग को, है ना। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। दीर्घ तरंग दर्श विकिरण वायुमंडलीय गैसों में, वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें मिलकर क्या उत्पन्न करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करेगा, प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब ये क्या होगा, ये वही वाली गर्म कंबल वाली हाल हो गई, है ना। पृथ्वी सूर्य से जो है कि यहाँ पे सूर्य ताप प्राप्त हुआ पृथ्वी को, पृथ्वी जो है उससे गर्म हो गई, और पृथ्वी ने क्या किया, वायुमंडल गर्म, दीर्घ तरंगे वायुमंडल में छोड़ दिया, और इससे वायुमंडल क्या हो गया, गर्म हो गया। यहाँ पे आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है। पढ़ा है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, क्लियर है। चलिए आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब यहाँ पे है कि आपने देखा कि पृथ्वी जो है क्या डायरेक्ट सूर्य ताप के द्वारा गर्म होता है,
नहीं। वायुमंडल डायरेक्ट सूर्य ताप के द्वारा गर्म होता है, विकिरण के द्वारा गर्म होता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, विकिरण के बाद एक और कौन बच गया? चालन हो गया, संवहन हो गया, सूर्य ताप हो गया, और एक बच गया संवहन। संवहन। संवहन नहीं करवाया, तो संवहन लिख लीजिए, संवहन। अब ये देखिए, ये जो है कि आप लोगों को ये समझा रहे थे, लो प्रेशर हाई प्रेशर, आपको ये बात कर रहे थे हमने, है ना। तो कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जब है कि आप खाना बनाते हैं, चावल, पानी गर्म करते हैं, अब तो कुकर वाले हो गए हैं, है ना, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि चावल। तसला में वैसा होता है, तसला में। अच्छा, तसला में। ये टेस्ला क्या होता है? कुकर के छोड़ के जो गोल होता है उसमें। अच्छा, कुकर के छोड़ के जो गोल होता है। चलिए, तो कुकर के छोड़ के जो गोल होता है उसमें जब पानी डालते हैं और उसपे आग जो है नीचे से लगाते हैं, तो क्या होता है? खोलने लगता है। कुछ इस तरह से पानी क्लियर होता है आपका। नीचे से जो है कि आप आग देते हैं, आग जलाते हैं, तो ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आग डायरेक्ट संपर्क, आग के संपर्क में आएगा, डायरेक्ट संपर्क में आता है, तो क्या होता है, ये वाला गर्म होता है, और ये जो तेजी से जब गर्म होता है तो क्या होता है, पानी हल्का हो जाता है। और ठंडा पानी क्या होता है, अपेक्षाकृत भारी होता है। तो ठंडा पानी हो, जो गर्म पानी है वो हल्का होकर के क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। और जो ठंडा पानी है वो जो है उसका तेजी से स्थान नीचे आता है। ग्रहण करता है ना। तो इसी तरह से जैसे पूरा ये क्या होता है, गर्म होता है। इसी प्रक्रिया से गर्म होता है ना गर्ल्स लोग। हाँ खाना इसी तरह से बनता है ना। जी सर। खाना इसी तरह से बनता है। चलिए, तो इस प्रक्रिया से हम चाय भी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, दूध उबालते हैं, या फिर चावल बनाते हैं, जो भी करते हैं, है ना, सारी प्रक्रिया जो है इसी प्रक्रिया से है। यानी कि आपके खाने, जब खाना बनाते हैं तो संवहन की प्रक्रिया आपके कुकर में चलते रहती है, नहीं चलती है, चलते रहती है। चलिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता है, लिख लीजिए, इसी तरह से जब है कि होता क्या कि पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है, तो हवा क्या होता है, ऊपर उठती है ना, और ये नीचे वाला गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर वाला ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये जो है पूरे वायुमंडल जो है आपको क्या हो जाता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। नहीं, गर्मियों में आपने देखा लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है, उत्तर भारत में, राजस्थान वाला क्षेत्र में, नहीं, और ये बंगाल की खाड़ी में क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, ये होता है ना, सारा गोल डब्बा। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, संवहन। पहले संवहन समझा देते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट में समझा देंगे। लिख लीजिए, पृथ्वी के संपर्क में, ऐसे लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए इस तरह से, पृथ्वी के संपर्क में पृथ्वी के संपर्क में आया वायु, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है। यही प्रक्रिया देख लीजिए, ये प्रक्रिया लंबवत उठती है, और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, संवहन कहलाता है। यानी ऐसे लिख लीजिए, अर्थात
अर्थात जब संचालन और विकिरण क्रिया के द्वारा किसी स्थान की वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है और रिक्त जगह को भरने के लिए ठंडी वायु उसका स्थान ग्रहण कर लेती है ये ग्रहण कर रहा है स्थान ग्रहण कर रहा है। क्लियर है? स्थान ग्रहण कर लेती है। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहता है लगातार, है ना। इसी तरह से प्रक्रिया जो है ये लगातार चलते रहेगा तो इसी से जो है कि क्या होगा, वायुमंडलीय ताप में क्या होगी, परिवर्तन होते रहेगी ना, कभी ठंडा कभी गर्म, नहीं। तो चलिए, तो ये 3 तरह से जो है कि आपको क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, सूर्यताप, है ना। ये 3 तरह से सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है। आपने देखा है कि दिन गर्म होता है, दिन क्या होता है, गर्म होते हैं, गर्म होता है दिन गर्म, और रात अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। समीर, दिन की अपेक्षाकृत अधिक ही ठंडी होती है ना, रात होता है। दैनिक तापांतर की बात कर रहे हैं हम, है ना। दैनिक तापांतर, इसको समझ लीजिए। तापांतर पूरा बोर्ड दिख रहा है, लिख रहा हूं जो नहीं दिख रहा है, दिखता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में तो दिख जाती होगी ना, रिकॉर्डिंग अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रही है सर। अच्छा, चलो। नेटवर्क के तो ऊपर हमने- डिपेंड इशू करता है। अच्छा, नेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लिख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे है कि आपने देखा दिन और रात में अंतर को क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। दिन और रात में के तापमान में अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। क्लियर है? दिन जो है, रात जो है दिन की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है ना, कि गर्म होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है। चलो, अब है कि समान तापमान जो है, आप देखेंगे कि दिन का जो है कि एवरेज तापमान हमने क्या देखा था, 35 डिग्री के आसपास जो है कि हमारा एवरेज बना होता है ना। एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, है ना, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो ऐसे दिल्ली राजस्थान, ये तमाम जगह जो है ये गर्मियों में अधिक गर्म हो जाता है ना। और दिल्ली में जो है कि 44 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर जो है चला जाता है। जया में भी हो जाता है। राजस्थान में जो है कि 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो एवरेज जो है कि हम लोग देखते हैं क्या कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर के एवरेज तापमान निकालते हैं, तो लगभग 35 डिग्री के आसपास जो है कि गर्मियों में तापमान बना रहता है ना। गर्मियों में तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास बना रहता है ना, ये इसी के आसपास होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 यानी कि पुरुष लगभग का है, 37 महिला का। यानी कि लगभग 2 डिग्री जो है तापमान जो है हमारे बॉडी के तापमान से वायुमंडल का तापमान कम होता है, नहीं। और ये जैसे ही ज्यादा होता है ना, तो क्या होती है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करना बंद कर देती है और हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि लिख लीजिए,
तो दैनिक तापमांतर है, हम लोग 15 डिग्री मान करके चल रहे थे। तो यहाँ दैनिक तापमांतर, जैसे मान लीजिए कि रात का तापमान जो है कि आपका 35 डिग्री, दिन का तापमान 36 डिग्री है और रात का तापमान जो है 30 डिग्री है ना। तो दैनिक तापमांतर कितना हो गया? लगभग 6 डिग्री के आसपास। अगर है कि रात का तापमान ऐसा तो एकाएक घटेगा नहीं, है ना। रात का तापमान ऐसा कभी हुआ है क्या 35 डिग्री हो और दिन का तापमान 35 डिग्री और रात का तापमान 20 डिग्री हो? ऐसा होता है? नहीं होता। अचानक से होता है नहीं क्या? होता। हाँ, नहीं सर, इतना नहीं। नहीं। अभी उसी बारिश अनुपात हो में गया, रात मेघ में भी निकला गर्मी था लगती है। अगर इतना होता तो गर्मियों में तो आप चैन की नींद सोते हैं, है ना। तो गर्मियों में तापमांतर क्या होती है? कम होती है। बहुत कम होती है। कम होती है। और सर्दियों में भी तापमांतर कम होती है। हम लोग 35 डिग्री 15 डिग्री ले चल रहे थे ना। 15 डिग्री नहीं होती, 6 से 7 डिग्री के आसपास होती है। लिख लीजिए, दैनिक तापमांतर 6 डिग्री के आसपास होता है रात और दिन के तापमान में। जैसे कि दिल्ली में अगर 5 डिग्री तापमान होता है, तो रात में जो है दिन में तापमान जो अगर ये क्या कहते हैं 10 डिग्री होता है ना। तो रात में 5 डिग्री 4 डिग्री, है ना, 3 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है। अगर उससे कम तापमान होता है तो और नीचे चला जाता है। दिल्ली में जो है कि मैंने जो तापमान देखा है 1 डिग्री तक देखा है दिल्ली का तापमान। ठीक है। तो चलिए आगे लिख लेते, लिख लेते, लिख लीजिए। अब देखिए, सर्वाधिक दिन में सर्वाधिक तापमान कितना बजे होता है? दोपहर 12 बजे तक। 3 बजे। 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे। 2 बजे दोपहर को 2 बजे होती है। 2 बजे। क्या बोले? उसके बाद दैनिक तापमांतर 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, उसके आगे क्या बोला? दिन में सर्वाधिक तापमान 2 बजे होता है, 2 से 4 बजे के बीच में। और न्यूनतम तापमान रात में 4 से 5 बजे। लिख लीजिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य की सीधी रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ तापमांतर अधिक होगा, कम होगा? सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ तापमांतर अधिक होता है। तापमांतर अधिक होता है। अब जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेगी, है ना, तापमान में क्या होगी? तापांतर भी घटता जाएगा। अब ये देखिए, सूर्य के किनारे अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तो तापांतर क्या होगा? बढ़ेगा। कम होगा ना। कम हो जाएगा। कम होगा। लिख लीजिए, दैनिक तापांतर की निम्न विशेषताएं हैं। पहला लिख लीजिए, समुद्री किनारे पे तापांतर कम होती है। तापांतर कम होती है। समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं तापांतर बढ़ता जाता है। जैसे कि बिहार में आप लोग हैं, बंगाल में जाइएगा तापांतर क्या होगा? कम होगा। बिहार में आएंगे तापांतर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों में तापांतर अधिक होता है। अधिक होता है। आपने देखा है कि ये क्या कहते हैं, जब गर्मियां आती है तो पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों की ओर भागते हैं लोग घूमने के लिए। नहीं। नेक्स्ट, इसीलिए तो रांची में अंग्रेजों लोग ने राजधानी अपना बनाया था। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जब है कि वर्षा ये बादलों वाली रात होती है तो क्या होता है? तापांतर अधिक होता है।
नेक्स्ट लिखिए, वार्षिक तापांतर में क्या देखते हैं, कब होता है तापमान अधिक और कब कम होता है? अगस्त में अधिक होता है, फरवरी में कम होता है। अगस्त में अधिक होता है, फरवरी में कम होता है। घर से बाहर कर देंगे पकड़ के, लिख लीजिए। जून में होगा सर। मई में। मई में, हाँ मई में होगा। लिख लीजिए, वार्षिक तापमान वर्ष में सर्वाधिक गर्म महीना मई का होता है, और सबसे ठंडी महीना, ठंड का महीना जनवरी होता है। पृथ्वी जो है अपने 23.5 डिग्री अब 23.5 डिग्री झुका है, तो ध्रुवों पर देखा है आपने क्या 6 महीने का, दिन 6 रात। महीने सीधे चमकता है, और 6 महीने रात। क्या होता है, लिख लीजिए। ध्रुवों पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है, और 6 महीने दक्षिणायन, लिख लीजिए। सर किसी का माइक ऑन है। उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य सर रिपीट 6 कर देंगे महीने एक बार। उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध पर दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह पे इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य 6 महीने चमकते रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए। परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट लिखिए, जून में क्या होती है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो भारत में क्या देखते हैं आप, जून के महीने इचिंग वाले होती है, गर्मी वाला होता है ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कर्क रेखा पर जून में सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, और मकर रेखा पर कब, दिसंबर में। तो इसलिए दोनों जगह गर्मी अधिक होगा, तापांतर कम या ज्यादा, ज्यादा होगा सर। आगे लिख लीजिए। सर मकर रेखा पर दिसंबर महीना में सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। हेलो, जी हाँ बताएं। हाँ तो बिल्कुल कीजिए। भी आपको उपलब्ध होता है। क्या बोल रहे थे, क्या बात कर रहे थे? मकर रेखा पे मकर दिसंबर रेखा बता रहे हैं। और तापांतर अधिक होती है। वीडियो ऑफ है।
नेटवर्क इशू हो गई। सर काफी दूर से ले गए हैं क्या? सर लेफ्ट हो गए हैं लग रहा है। हेलो। सर ज्वाइन नहीं है, लेफ्ट हो गए हैं। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी हेलो। जी बोला जाए। सर अभी फोन किए थे। एक प्रॉब्लम यह है कि सर का नेटवर्क चला गया है, ठीक है ना सर, लॉग आउट हो गए हैं। वो बोले हैं कि 10 मिनट तक वी हैव टू स्टे ऑन। अगर 10 मिनट तक वो कनेक्ट नहीं होते हैं तो शाम को फिर मॉडर्न हिस्ट्री होगा। सो वी हैव टू स्टे फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक हम इंतजार करते हैं, अगर सर कनेक्ट हो जाते हैं तो ओके ठीक है, सर। अदरवाइज शाम को हम लोग फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। जी धन्यवाद। अच्छा, ग्रुप में आप लोग आज 9 बजे वाली क्लास का कोई मैसेज छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूं? छोड़ दीजिए आप ही। हाँ? 9 बजे क्लास किस चीज का है? आज 9 बजे क्लास है। मेंस के लिए था ना डिस्कशन। मेंस के लिए क्लास आज ऑर्गेनाइज है 9 बजे से। रात में ना? हाँ रात में नहीं। हाँ, 9 बजे एक स्पेशल क्लास है। वो क्लास का एजेंडा ये होगा कि हम लोग मेंस का जो पेपर है ऑप्शनल जिसका जिसका सर उस पर डिस्कशन करेंगे और इंडिविजुअली सर उस पर रात में नहीं इसकी रात में। चर्चा होगी। हाँ रात में 9 बजे ना होगी, हाँ सर, दिन में ही। नहीं सर, रात में हाँ हाँ, रात में। सर कल बोले थे नोटिस
हम में से किसी ने किया नहीं है, तो हम अगर कर देंगे तो फिर उसको सर नोटिस आउट करेंगे ना। तो हम लोग में से कोई एक कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आप तो कर आप कर दीजिए, दीजिए ना। आप कर अच्छा दीजिए। ठीक। अब मेंस में आप लोग थोड़ा सा परमानंद जी, हाँ बोलिए। आप रेगुलर लिखते रहते हैं हाँ हाँ, क्या? कुछ होता है वो जो आपके पास हो पाया, आप आवाज कर आपकी देंगे। आवाज आपकी कट रही है, क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिए। मेंस में हाँ जो पहले की क्लासेस हुई बीच में हाँ हाँ। पीडीएफ होगा, आप शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास अच्छा, भाव रहता है। जो जो सर का लिखाया हुआ है वही ना? हाँ वही वही अच्छा ठीक है, करा आप शेयर देंगे। कर देंगे तो बड़ा आभार ओके होगा। ओके, करा देंगे उपलब्ध करा देंगे। आवाज नहीं मिल रही है ठीक से, आवाज आपकी भी कट रही है। अच्छा, आपका नंबर मैं सेव करके मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा उस पर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सुशील, आपको यस कैसे सर, पता कि आ रही है। नेटवर्क आ गया? क्या यस सर, आ सर? रही है। सुशील सुशील बोल रहे हैं नेटवर्क सर आ गई। मैसेज पहले ही इनका आ गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ऊष्मा बजट की, ठीक है। इस पे समझाने की सर म्यूट हो गए हैं। सबसे सबसे कम तापांतर कब होती है? सबसे अधिक देखा आपने? सबसे कम तापांतर कब होती है? दिन में, जनवरी मंथ। मई में। सबसे कम तापांतर होता है। ज्यादा जनवरी में होता है। ज्यादा 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 जनवरी में कम होगा। चलिए, अब जब कर्क रेखा पर जो है सूर्य की सीधी रेखा, सीधी किरणें पड़ेगी, तो इस समय क्या होगा? गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम होगा, होगा ना? नहीं होगा? जी सर। और जब कर्क रेखा पर या सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो क्या होगी? थोड़ा से कम गर्म लगेगा, ठंड के मौसम जैसा ठंडा का महसूस होगा। मौसम आ जाएगा, ठंडा का मौसम आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब चलिए लिख लीजिए, कुछ और लिख लीजिए। अल्बिडो लिख लीजिए। अल्बिडो, अल्बिडो, अल्बिडो क्या होता है?
अल्बिडो। इसमें क्या होता है अल्बिडो में? क्या होता है? लिख लीजिए। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य की ताप की मात्रा को अल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो कहते हैं। अभी आप लोगों को ये समझाया था? नहीं समझाया था? समझाया था ना? शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, और ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, वायुमंडल का गर्म होना, ये अल्बिडो इम्पैक्ट है। क्लियर है? और सर उसी सतह से ए भगवान, परावर्तित होने किसी वाली भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात को अल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो कहते हैं। लिख लीजिए। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाली लगभग 32% प्राप्त होने वाली सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित हो जाती है। तथा धूल कणों से परिकिर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। तो जितना सूर्य ताप प्राप्त होता है उसका लगभग 34% भाग जो है पृथ्वी को गर्म करने के काम में नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए ऊष्मा बजट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा 34 बोले कि 32? 32 और 2 34 हो गया ना। अच्छा, 34% रिफ्लेक्ट हुआ है ना। चलिए अब जो है हम लोग एक बार सूर्य ताप पे आज ऊष्मा बजट पे आ जाते हैं सीधे। ऊष्मा बजट। चलिए अब ऊष्मा बजट को थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधे आती है ना। तो एक लेयर बना देते हैं यहाँ पे वायुमंडल का, एक लेयर बना देते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बनाना पड़ेगा सूर्य को, यहाँ पे बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा आड़ी तिरछी बन गई है सूर्य। ये सूर्य है, एक लेयर, 2 लेयर, और ये आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अब यहाँ पर से जो है सूर्य की जो कुछ किरणें पड़ेगी, अब यहाँ पे देखिए सूर्य कुछ किरणें जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपरी वायुमंडल से, कुछ किरणें ओजोन ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ को वायुमंडल, और कुछ जो है सीधे यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 100 किलो कैलोरी आ रहा है ना। 100 किलो कैलोरी जो है
सूर्य ताप आ रहा है। 100 किलो कैलोरी सूर्य ताप जो हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब 100 किलो कैलोरी सूर्य ताप प्राप्त होता है, मान लेते हैं कि 100 किलो है, 100 टोटल, ठीक है। तो ये जो है कि हमें कैसे कैसे प्राप्त होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका वहां से जो सूर्य का जो ताप आता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे परिवर्तित होगा, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। तो ये अंतरिक्ष वाला पार्ट है, अंतरिक्ष वाला पार्ट है। अंतरिक्ष में कितना जा रहा है ये सुशील? 35। 35। वायुमंडल पे कितना आ रहा है? 6। वायुमंडल में 6। वायुमंडल में 6% आ रहा है। यस। 66% आएगा ना सर? 5 है। 6 आएगा ना। चलिए लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझा देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे। 6% और 2%। 6% वायुमंडल के ऊपरी परत पे होती है। लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझा देते हैं हम, ठीक है। ठीक। लिख लीजिए। देखिए, पहले तो हम लोग उष्मा बजट या पृथ्वी का उष्मा बजट लिख लेते, पृथ्वी का उष्मा बजट समझ लेते। लिख लीजिए, सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं, ठीक है। उष्मा बजट कहते हैं, पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझा देता हूँ, ठीक है। उष्मा बजट कहते हैं। अब मान लीजिए कि टोटल सूर्य से कितना सौर ताप आ रहा है, 100 इकाई, 100 यूनिट आ रहा है, मान लीजिए। ताप और 100 पार्थिव यूनिट संतुलन के कारण, रिपीट करिए please। संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। अब है कि मान लेते हैं कि 100 यूनिट सूर्य ताप आता है, तो लिख लीजिए 100 यूनिट, 100 इकाई सूर्य ताप पृथ्वी पर, सूर्य ताप 100 इकाई, 100 इकाई सूर्य ताप पृथ्वी पे ये सूर्य से निकलती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, लिख लीजिए, इसमें 35% यानी 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले क्या होती है, अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब कितना बचा आपके पास? 65। 65 बच गया, 65 बचा। क्लियर है? ध्यान देते जाइएगा कैसे कैसे वो बटेगा। तो अब जो है कि आपके पास 65% आपके पास टोटल बचा, ठीक है। लिख लीजिए, इनमें से 6 इकाई, वायुमंडल के ऊपरी परत से, वायुमंडल के ऊपरी परत से 6 इकाई, वायुमंडल के ऊपरी परत से प्रवर्तित, ऊपरी परत से परावर्तन व प्रकीर्णन हो जाता है।
नेक्स्ट लिखिए 27 इकाई 27 इकाई 27 इकाई 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाई पृथ्वी द्वारा हिमछादन पृथ्वी द्वारा हिमछादित 2 इकाई पृथ्वी द्वारा हिमछादित पृथ्वी द्वारा 2 इकाई पृथ्वी द्वारा हिमछादित क्षेत्रों से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। अब कितना बचा? परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण के इस परावर्तन को पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। अभी बताया था आपको, पृथ्वी को अल्बिडो कहते हैं। शेष 65 इकाइयां अवशोषित कर ली जाती है, इनमें से 14 इकाई वायुमंडल द्वारा तथा 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए पृथ्वी जो है 51 इकाई को ऑब्जर्व कर लिया, 35% ऊपर चला गया, 14% जो है वो कहाँ चला गया? 14% वायुमंडल ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट अब 51 इकाई जो है पृथ्वी क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। अब इसमें क्या करती है? पृथ्वी भी लौटाएगी कुछ चीजों को, तो लिख लीजिए पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाई पुनः पार्थिव किरण के रूप में लौटा दी जाती है। इसमें से 14 इकाई सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, ये 51 इकाई में से ही। ठीक है, सीधे 17 इकाई कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अब कितना बच गया? 34 इकाई बचा 51 में से। 17 तो लौट गए, तो 34 बचा ना। क्लियर है? अब लिख लीजिए 34 इकाई, जबकि 34 इकाई वायुमंडल में प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में तापीय संवहन, ऊष्मा विक्षोभ, पार्श्वीकरण, संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब यहाँ पे आपके कितने बच गए? कुछ बचा? नहीं बचा, लिख लीजिए नेक्स्ट। अंततः वायुमंडल सौर विकिरण से प्राप्त 14 इकाई और पार्थिव विकिरण से प्राप्त कितना था? 34 था,
पृथ्वी द्वारा रिटर्न किया? 20। 34 इकाई। टोटल मिला के कितना हो गया? 34 और 14 48, अर्थात कुल कितना? 48 इकाई अंतरिक्ष में परिवर्तित होती है। यानी कि पृथ्वी लिख लीजिए। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से लौटने वाली विकिरण क्रमशः 17 और 48, कुल कितना? 65%। कुल 65 इकाई है। इस प्रकार क्या होता है? टोटल संतुलन हो जाता है 65-65। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाले 65 इकाइयों का संतुलन हो जाता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट कहते हैं। अब एक एक करके बताइए। मैं उस तरह से है कि मैप बनाते जाता हूं। ठीक है, आप लोग एक एक करके बताइए कि क्या कितना प्राप्त हुआ और कितना रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो इससे समझ लेंगे आप। मिटाऊं इसको? कितना रिफ्लेक्ट हुआ स्टार्टिंग में? 35%। 35% कहाँ चला गया? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है? 6% वायुमंडल के ऊपरी परत से प्रकीर्णित हो जा रहा है। 6% वायुमंडल के ऊपरी परत से परावर्तित और प्रकीर्णित हो जा रहा है। पहले ही अंतरिक्ष में होता है। और इसमें से जो है 6% वायुमंडल के ऊपरी भाग से चला जाता है। ऊपरी भाग से। तो चलिए 6 जो है वायुमंडल के ऊपरी भाग से चला जाता है 6%। ठीक है, माइनस हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? 27% बादलों के ऊपरी छोर से। बादल बना देते हैं। ऊपरी छोर से कितना? 27%। 27%। उसके बाद 2% पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से। 2% जो है आपके हिमच्छादित क्षेत्रों से। 2% हिमच्छादित क्षेत्रों से। रिफ्लेक्ट हुआ। आगे बोलिए। आगे बोलिए। शेष रह गया 65%। शेष 65% इकाइयां। हाँ, 65% इकाइयां जो है उसमें से 14% वायुमंडल द्वारा और 5% पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। आज नहीं 51। ये टोटल 35 है। मेरी बात सुनो सॉरी, है ना? तो 7 छो कितना हुआ? 33 और 2 35। ये 35 का हिसाब किताब आपका लग गया ना? यस सर। अब कितना बचा? 65%। अब इसका हिसाब किताब हमें चाहिए। इसी का चाहिए ना? जी हाँ ये सर। तो ये तो पूरे का हिसाब किताब हो गया 35% में कि कैसे कैसे खर्च हुआ। ठीक है, अब हमें कितना बच रहा है? 65% बच रहा है। अब 65% का हिसाब किताब हमें अब करना है। ठीक है, अब 65% जो है कि क्या होता है? कहाँ अवशोषित होता है?
14% वायुमंडल द्वारा और 51% पृथ्वी के धरातल द्वारा। 14% जो है कि आपका वायुमंडल है। ये वायुमंडल जो है आपका 14% ऑब्जर्व करती है और सीधे 51% कहाँ आ जाती है? पृथ्वी पर, धरातल पे। तो ये यहाँ पे अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। अब ये क्या करती है? ये तो है लघु तरंग आई, लघु आई ना? हाँ सर। ये लघु तरंग के रूप में इसको ऑब्जर्व कर लिया पृथ्वी। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ, है ना? यहाँ से 51% ये ऑब्जर्व किया, माइनस किया। अब यहाँ से ये क्या होगा? ये 51% पृथ्वी को प्राप्त हुआ और ये पृथ्वी जो है 51% रिलीज करेगी। ठीक है। अब ये इसमें जो है कि हमने देखा कितना 14% जो है कि वायुमंडल जो है हमें क्या कर रही है? वायुमंडल 14% अवशोषित कर ले रही है ना? 14% ये ले लिया, 51% बचा। अब 51% का हिसाब किताब हमें देना है ना? ये 51 जो है धरातल अवशोषित करती है। ठीक है, यही लिखा है। अब 51% धरातल अवशोषित करते तो वो क्या करेगी? पुनः ये क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव के रूप में, है ना? यानी कि दीर्घ तरंग के रूप में रिटर्न करेगी, लौटा रही है। चलिए अब इसका हिसाब किताब करते हैं। इसमें से कितना? 17%। 17% इकाई, 17 इकाई जो है कहाँ चला जाता है? 51 में से 17 अंतरिक्ष में चला जाता है। तो अंतरिक्ष में चला दीजिए। 17 अंतरिक्ष में चला गया। आप कितना बचा? 34%। हाँ 34%, 34%। 34% बच गया। अब 34% वायुमंडल के प्रत्यक्ष विकिरण या पार्थिव विकिरण के रूप में तापीय उत्सर्जन और अन्य गुप्त ऊष्मा और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कितना? 34%। एक मिनट, अब कुछ बच्चे को दिक्कत होता है, ये क्या कहते हैं, जुड़ने में भी। चलिए 34% कहाँ जाता है? 34% इकाई ये अवशोषित कर वायुमंडल ली में चला जाती जाता है। यही है ना? वायुमंडल में चला जाता है। अब 34% इकाई जो है कि बादल हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, ये सब सारे क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। क्लियर है? क्लियर है ना सर? अब यहाँ पे टोटल 34% और 14%। 14% कहाँ से कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में। 14% अंतरिक्ष में। तो 14 और 34 कितना हो गया? 51%। 48 हुआ ना? हाँ सर, यहाँ 48%। 48 हुआ ना? अब ये जो है टोटल अंतरिक्ष से प्रवर्तित हो जाती है 48%। ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपने 17% कहाँ देखा था? 17% 17% हमने अंतरिक्ष भेज दिया था। तो 48 इधर अंतरिक्ष में परिवर्तित हुआ, 17 उधर से परिवर्तित हुआ, तो कितना हुआ? 65। यानी कि 65% आया, तो 65% चला भी गया। तो ये 0 कुल तरह से देखा जाए तो जितना आ रहा है उतना चला गया। तो पृथ्वी के तापमान एक समान रहेगा। इसी को कहते हैं उष्मीय संतुलन। पृथ्वी के समान एक समान रहेगा। ठीक है ना? इंक्रीज ना डिक्रीज। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? ऊष्मा बजट हो गया। क्लियर है? तो चलिए अब है कि हम लोग थोड़ा सा पवन और दाब कर लेते हैं। दाब और पवन कर लेते हैं। तो पवन क्या है? सब रुद्धूस में छोड़ दीजिएगा, जरूरत नहीं है उस सबका।
अच्छा चलिए पवन क्या है? बताइए थोड़ा थोड़ा। ये क्वेश्चन ये पवन जो है समझेंगे तो आप मानसून यहाँ से समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का जो है कि सारे टॉपिक लगभग जो है कि एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। एक टॉपिक आपका छूटा तो सारा ज्योग्राफी गया काम से। तो क्या है पवन? क्या है? जब हवा ऊंच मंडलीय वायुदाब ताप क्या क्षेत्र है? से हाँ बताइए, कुछ बता जब रहे थे। हवा ऊंच वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है उसे पवन कहते हैं। निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से उच्च निम्न वायुदाब। वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है तो उसे पवन कहते हैं। और निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर नहीं जाती है? जाती है सर। जाती है। चलिए, वायुदाब क्या है? वायुदाब सर क्या है? जैसे वायुमंडल के पृथ्वी पर कारण पृथ्वी की सतह प्रेशर। कभी पहाड़ों पे गए हैं? यस सर। पहाड़ों पे गए हैं, क्या महसूस किया है? कम वायुमंडलीय दाब होता है। कुछ महसूस हुआ है? कम कम। पूछ रहा हूँ, कुछ फिजिकली महसूस हुआ है इस पे जाने पे पहाड़ों पर? यस सर। क्या क्या होता है? पहला नंबर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये सुशील को मंगल ग्रह पे भेजा जाए। और सबसे नहीं पहले पिकनिक मनाने गए हैं, खाना जल्दी में पका लिए। वायुदाब का नेटवर्क से क्या लेना देना? सांस हल्का फुल चढ़ने लगता है। और सांस हल्का चढ़ने लगती है और बहू उतरने लगती है, नहीं? हाँ सुशील, क्या सर? सांस चढ़ने लगती है और बहू उतरने लगती है। कौन बहू? अभी तो आपने बोला सांस चढ़ने लगती है। मतलब नाक में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है सांस लेने में। चलो देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, है ना, वायुमंडलीय बाहर में कमी थोड़ा सा महसूस होने लगती है। हाँ, वायुमंडलीय दाब घटती जाती है। कम होने लगती है ना? घटती है वही कम। कम होने लगती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये ऊपर, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। कुछ ऐसा समय भी आएगा नीचे में कम होने लगेगा। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है ना? यस सर। चल, पेन रखा है कभी ऊपर पहाड़ पे चढ़ते समय? वो पॉकेट रिस जाएगी। हाँ, वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है, निकल जाता है, इंक निकल जाता है ना पेन से? यस सर। अभी गुप्ता धाम गए थे तो ऐसा ही था। आप भी देखिए, ऐसे ऐसे हमारे हाथ पे थोड़ा सा कट लगता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करके खत्म कर देते हैं, जम जाता है, आराम से क्लॉटिंग हो जाती है ना? जो प्रोथ्रोम है वो क्या करती है? जमा देती है, विटामिन के जो है जमा देती है हमारे ब्लड थक्का। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो जो हमारी वेसल्स हैं वो उनमें फटने का डर होता है ना? सबसे कमजोर जो है कि हमारी नाक की वेसल्स होती है, पता है आपको? सर इसीलिए नाक बगल ब्लड आने लगता है। इसलिए तुरंत जो है कि नाक की वेसल्स जो है कि क्या होती है? फट जाती है और हमारे नाक से खून आने लगता है। देखा है आपने? हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। दूसरी चीजें जो है कि ऐसे है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे,
लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं आप जो है एक आप में बेचैनी उत्पन्न होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, आप नेटवर्क चला गया। नेटवर्क आज कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है, शायद लग रहा है कि गुलाब तूफान का है कि इम्पैक्ट यहाँ भी दिखा रहा है। ओके, तो अब जो है कि अगर थोड़ा सा समझा देता हूँ अभी, शाम में कल अब इसको लिखाएंगे। वायुमंडलीय दाब जो है कि आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि है कि आपको समझ में रीड आ कर दी। ठीक है। अभी जो है कि हम इसको एक ओवरव्यूज दे देते हैं इस पे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब की। तो जैसे जैसे हमारा जो वायु जो ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है या ज्यादा? वायुमंडलीय ज्यादा दाब के होता है। बराबर होता है। ज्यादा 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 होता है। तो ज्यादा नहीं होगा तो फिर ब्लड बाहर नहीं निकलेगा या फिर जमने में दिक्कत नहीं होगी। हमारा वायुमंडलीय दाब उसको क्या करती है, करेक्ट। संतुलित की हुई रहती है। जैसे ही हम ऊपर में जाते हैं तो हमारा ब्लड क्या होना शुरू होता है, तेज गति से ब्लड जो है कि तेज गति से बाहर आने के लिए दबाव डालती है, संकुचित करती है। है ना। ये क्या कहते हैं, संकुचित करती है या ये क्या कहते हैं, डिस्टर्बलित करती है ना। तो ये बाहर ब्लड बाहर आना चाहती है और वायु क्या करती है, प्रेशर करके उसको कहती है तुम अंदर रहो, है ना। तो नीचे रहते हैं तो हमारा जो है कि ब्लड प्रेशर जो है समान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ता है। लेकिन जब पहाड़ों पे जाएंगे, नैनीताल चले जाइए, नैनीताल घूमने के लिए चले जाइए, मसूरी तो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। शिमला चले जाइए, ठीक है, कोई पहाड़ी पे चढ़ जाइए आप, नंदा देवी पे, जम्मू कश्मीर चले जाइए, है ना। आपने देखा वहाँ के लोग हैं कि सब रेड रेड टाइप के होते हैं, यस सर, गोरे रहते हैं, पहाड़ी पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है उनका क्या होता है, क्या होता है, लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, रहते रहते उस परिस्थिति वातावरण में ढल जाते हैं। हम लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो आप मैदानी क्षेत्र वाले हैं, आप मैदानी क्षेत्र वाले हैं ना। तो ये वायुमंडलीय दाब जो है कि ये जो है कि हमारी जो ये रक्त के दाब है और वायुमंडलीय दाब जो है एक दूसरे को क्या करती है, संतुलित करती है। हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं या भारी महसूस करते हैं, हल्का 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 महसूस करते हैं।
ये सब सारे होते हैं। ये सब सारी घटनाएं आपके साथ क्यों होती है? ऊपर जाने पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होती है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होती है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होती है पहाड़ों पर जाता है तो वो तो वहां तो गुरुत्वाकर्षण लगता ही है ना, नहीं लगता? लेकिन इसके वहाँ अपेक्षा कम लगता है। हाँ हरिंदर कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था सर, पहाड़ों पे क्या होता है, केंद्र से दूरी कम हो जाती है और विषुवत रेखा पे ज्यादा रहती है, इसलिए पहाड़ों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा रहेगा और विषुवत रेखा पे कम। हाँ हाँ। तो यहाँ यहाँ पे है कि आप देखेंगे क्या कि वायुमंडलीय दाब को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना? बार बार पूछता है कि जो पारा का पाठ्यांक होता है कितना होता है, कितना होता है बैरोमीटर में पाठ्यांक कितना होता है? बैरोमीटर में तो 34 मिलीबार बराबर 34 लगभग, मिलीबार होता है। नहीं 760 होता है। 76 सेंटीमीटर एक जो के बराबर होता है पाठ्यांक, है ना? ये पूछा हुआ है विपेशी में। या फिर है कि 760 मिलीमीटर जो होता है, तो ये आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है जो आप दर्ज करते हैं, वायु दाब को मापते हैं। ये क्वेश्चन आपका विपेशी यहाँ से पूछा हुआ है ना? 76 से ही तो इंडिकेट करता है कि आंधी तूफान आएगा, क्या करेगा। अच्छा, 76 सेंटीमीटर ये इंडिकेट करता है, वो समान वायुमंडलीय दाब होता है। मान लो उसके 76 ऊपर बढ़ेगा तो बैरोमीटर का पाठ्यांक हाँ नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान के मानो वही 76 उसका लेवल बनाया गया है। हाँ हाँ, वो 76 जो है आपका समान वायुमंडलीय दाब का माप है। ठीक है, अगर उससे कम है तो दिक्कत है, उससे ज्यादा है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम आप पढ़ के आएंगे, है ना? तो इस पे कल करेंगे बात, डिस्कशन। ठीक है, मॉडल और लिस्ट हम भी लोग क्या जो है कि चलेगा? हम लोग जो शाम में जो है देख के आइएगा यूरोपियों का आगमन। हम लोग मॉडर्न पे करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और पुराने बैच में भी है कि जो बच्चे हैं जुड़े हैं तो पुराने बैच को भी थोड़ा सा सूचित कर दीजिएगा, उन लोगों का छूटा हुआ है ना? तो वो भी आकर के मॉडर्न हिस्ट्री जुड़ लेंगे। ठीक है, जो भी पुराने बैच में है। ओके, तो चला जाए आज ही इतना ही, क्योंकि नेटवर्क फिर से भाग जाएगा सुबह से। अभी हम रोक के रखे हैं 9 बजे तक उसको। चलिए, भूख लग गई होगी, पिज्जा मंगवा देते हैं। पिज्जा नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हो जाना है ना सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर का नेटवर्क चला गया। प्रणाम सर।